यूएस हिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए मेरे 3 सोर्सेज हैं, खान एकेडमी की यूएस हिस्ट्री की वीडियोस, यूएस हिस्ट्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंड द लास्ट वन इज़ एपी यूएस हिस्ट्री बुक। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप चाहें तो जाके यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई हैव मेड ऑल दीज नोट्स फ्रॉम दीज 3 सोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा यूएस हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को और इसके काजेज़ को। बेसिकली हम किसको डिस्कस करेंगे? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के काजेज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आता है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या इनलाइटनमेंट पीरियड क्या था, तो उसके आंसर राइटिंग में आप ये लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो जो रेवोल्यूशन है बेसिकली वो स्टार्ट हुई 1765 में और एंड हुई 1783 में। तो जो वार थी, एक्चुअल वार जो स्टार्ट हुई वो 1775 में स्टार्ट हुई और 1783 में फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। ओके, इफ़ यू नीड एनी नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियो, वी विल प्रोवाइड यू विद लिंक ऑफ द नोट्स। जो कुछ नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन है, आप जाकर देख सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ये एक तरह की बहुत बड़ी मूवमेंट थी ह्यूमन हिस्ट्री में। किसके लिए? फ्रीडम के लिए और इक्वालिटी के लिए। वो अमेरिकन लोग क्या चाहते थे कि हमें इक्वालिटी दी जाए, हमें फ्रीडम दिया जाए, हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। The colonists found every cause as pretext for revolution because they had reached a stage when British control was a hindrance rather than help. अब जैसे हमने पिछले लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिश जो है वो हर तरह से आके कंट्रोल करते थे उनकी हर चीज़ को। कोई वार है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे कॉलोनिस्ट की, और कॉलोनिस्ट पर किस तरह से उन्होंने टैक्सेस और किस तरह से उनकी ही प्रोडक्शंस पर किस तरह से टैक्सेस लगा के उनको इरिटेट किया। तो ये सारा जो है हम आज डिस्कस करेंगे। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, और जो कॉलोनिस्ट थे वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश कंट्रोल से अब आज़ाद हो जाएँ और ख़ुद अपनी कंट्री को खुद से रन करें, ब्रिटिश का कोई रोल ना हो और वो ब्रिटिश की कॉलोनी ना रहें। एक्चुअली अगर इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाया जाए तो कॉलोनिस्ट के साथ ब्रिटिश वही थे। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रोल था, अगर आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी किया हुआ है तो यू नो वेल के किस तरह से ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, कैसे लेजिस्लेशन सारी की सारी इंग्लैंड में हो रही थी फॉर द सेक ऑफ सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स एंड इंडियंस और एनी अदर रिलीजन। तो इसी तरह से कॉलोनिस्ट के साथ हो रहा था। इधर सब कॉन्टिनेंट में तो फिर भी इनको लेजिस्लेशन का कुछ राइट दिया जा रहा था, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोई किसी भी तरह का राइट नहीं था उनके पास कि वो किसी भी तरह से कुछ भी अपने लिए अपनी लेजिस्लेशन कर सकें। सारी की सारी लेजिस्लेशन फॉर द कॉलोनिस्ट कहाँ पर होती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इस वीडियो में हम काजेज़ देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म काजेज़ थे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के, कैसे वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लोगों के दिलों में कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई कि हाँ दे शुड गेट रिड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। काजेज हैं, अमेरिकन कॉलोनिस्ट ब्रेकअप विद ब्रिटिश एम्पायर वॉज नॉट अ सडन एंड इम्पेटस एक्ट। ओके, जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म काजेज हैं, ये सडन और अचानक से नहीं हुआ बल्कि बहुत बड़ी वजह थी इसकी बैक पे। It was a culmination of series of events. Escalations had begun shortly after the end of the French and Indian War or 7 Years War. लास्ट वीडियो में हमने 7 Years War को डिस्कस किया था, तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जो वार हुई, हमने जैसे उसके जो वार के सिग्निफिकेंस या उसके इम्पैक्ट स्टडी किए थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे और उनको कॉलोनिस्ट को कहा था कि ये सारी वार की जो रिपरकशंस हैं उनको आप पे करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से हमने ये वार जो है इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो ये जब उन पर फिनेंशियल और पॉलिटिकल डिफरेंट बर्डन डालना शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने ऑन कॉलोनिस्ट, तो फिर ये वार जो है वो स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट हैं इसके सोशियो कल्चरल काज। अब एज यू नो कि वो इनलाइटनमेंट का पीरियड था। जैसे यहाँ पर जो है थॉमस पेन ने कहा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज चाइल्ड ऑफ इनलाइटनमेंट, कि इनलाइटनमेंट मतलब वो पीरियड ऐसा था जिसमें डिफरेंट लोग न्यू वर्जन्स दे रहे थे। जॉन लॉक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मोंटेस्क्यू, इमैनुअल कैंट अपनी फ़िलासफ़ीज़ पेश कर रहे थे फ्रीडम की, इक्वालिटी की,
लिबर्टी की, तो ये सारी जो लोगों के अंदर सेंस पैदा हो रही थी, उनको शऊर आ रहा था, उनके अंदर नॉलेज डेवलप हो रहा था। तो इसी वजह से इस पीरियड को कौन सा पीरियड कहा जाता है? एनलाइटनमेंट के। लोगों को नई चीज़ों से आगाही हो रही थी। दे ऑल वर लिबरल्स एंड गेव आइडियाज़ लाइक नेचुरल लॉज, राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि किस तरह से एक सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। तो उनके पास तो है ही नहीं थी कोई भी लेजिस्लेशन की पास, और प्रॉपर्टी राइट्स लोगों के पास होनी चाहिए, रिपब्लिकनिज्म। तो ये सब लोग ये थ्योरीज पेश कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने स्टडी किया है तो उसमें आपने ये ज़रूर स्टडी किए होंगे सब लाज, कि किस तरह से मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया दिया, और कैसे प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में फिलोसोफर्स ने बताया, और कैसे नेचुरल लॉज और लिबर्टी के बारे में आइडियाज़ दिए। जॉन लॉक के आइडियाज़ कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे एट दैट टाइम। तो ये सोशियो कल्चरल काज थे उस टाइम पे। लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट आ रही थी, वो नॉलेज गेन कर रहे थे, और वो ये स्लेवरी की जो चेन्स हैं उनको ब्रेक करना चाहते थे। तो ये सब कुछ बहुत देर से हो रहा था। ये फ़िलासफ़र्स को लोग पढ़ रहे थे, उनको उनके बारे में और नॉलेज हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में ये पैदा हुआ कि हाँ, अब हमें ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना, बल्कि हमें अपना अलग से एक कंट्री, अपनी खुद से इंडिपेंडेंस हासिल करनी है। Enlightenment ideas were the main influence for American colonies to become their own nation. तो ये बिगेस्ट रीज़न थी कि उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है वो प्रोड्यूस हुई, और ये प्रोड्यूस किसने की? इन्हीं फ़िलासफ़र्स ने। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों के अंदर, कि हाँ, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लिबरल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाज इंस्पायर्ड बाय एनलाइटनमेंट। तो ये जो लोगों की थिंकिंग उस टाइम पे हो चुकी थी, वो सारी किससे आ रही थी उनके पास? एनलाइटनमेंट से ही। और एनलाइटनमेंट कहाँ से आ रही थी? डिफरेंट फ़िलासफ़र से, बुक्स से, लोगों के नॉलेज गेन करने से। तो जॉन लॉक का ये आइडिया कि पावर कम्स फ्रॉम पीपल, इसको बहुत सीरियसली ले लिया था अमेरिकन ने, कि हाँ, हम सब कॉलोनिस्ट मिलकर आज़ादी हासिल कर सकते हैं और ख़ुद से एक नेशन बन सकते हैं। तो इसी चीज़ ने नेशनलिज्म प्रोड्यूस किया लोगों के अंदर, और फिर इस नेशनलिज्म की वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। तो ये थे सोशियो कल्चरल काजेज़। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे। बिगेस्ट रीज़न जो थी अमेरिकन रेवोल्यूशन की, वो ये थी कि कॉलोनीज़ हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, कि ना तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में था, और ना ही कॉलोनीज़ को कोई इजाज़त थी अपनी ही लेजिस्लेशन करने की। कॉलोनीज़ ने अपनी सेल्फ बेस पर कुछ लेजिस्लेशन के मेथड खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए या खुद के लिए ही बनाए थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कॉलोनीज़ की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में मौजूद नहीं था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी उनको। कॉलोनीज़ हैड सेल्फ अपॉइंटेड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो उनकी लेजिस्लेशन कर रहे थे या कोई एग्जीक्यूट करवा रहा था उस लेजिस्लेशन को, तो उनकी सेल्फ अपॉइंटेड ही थी, इनका कोई नुमाइंदा ब्रिटेन में मौजूद नहीं था। हेड ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय ब्रिटिश हैड वीटो पावर, और जो हेड ऑफ उनका गवर्नमेंट, सारी कॉलोनीज़ का जो हेड था, वो ब्रिटिश की तरफ से ही आता था, और उसके पास वीटो पावर थी। यानी अगर कोई भी लेजिस्लेशन कॉलोनीज़ करना चाहती हैं अपनी सेल्फ के लिए, खुद के लिए, तो उसको भी वीटो कर सकता है कौन? ब्रिटिश का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव। तो इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद नहीं था जो कॉलोनीज़ को रिप्रेजेंट कर सके या कॉलोनीज़ को एक्सप्लेन कर सके। इसके बारे में कोई भी नहीं थी पॉलिटिक्स। तो ये एक बिगेस्ट काज थी। अगर हम बात करें जॉर्ज वाशिंगटन की, तो उनके अकॉर्डिंग यही बिगेस्ट रीज़न था, पॉलिटिकल काज यही था, कॉलोनीज़ के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में, और वो अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी व्यूज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। नेक्स्ट आर इकोनॉमिक काजेज। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन 13 कॉलोनीज मेड देम इंटरडिपेंडेंट। कॉलोनीज़ की जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जा रही थी, तो कॉलोनीज़ 13 कॉलोनीज़ थी उस टाइम पे, वहाँ पर वो आपस में कर रही थी ट्रेड और कॉमर्स वगैरह। तो इसकी वजह से वो इंटरडिपेंडेंट होती जा रही थी। यानी पहले अपनी सारी ट्रेड के लिए कॉलोनीज़ किस पे डिपेंड थी? ब्रिटिशर्स पर, कि वो उनकी हर चीज़ को लेके जाते थे, लेके आते थे, हर तरह से उनको पैसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और बदले में बहुत ज़्यादा टैक्सेस और फ्री चीज़ें लेके जा रहे थे। तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई, और जैसे वो कुछ डेवलप हुए और कुछ उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, तो इंटरडिपेंडेंट हो गए, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। दे थॉट दे कैन सर्वाइव विदाउट ब्रिटिश। तो उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थी, ये थे सोशियो कल्चरल काजेज़, पॉलिटिकल काजेज़ और इकोनॉमिक काजेज़, कि जिनकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, कि लोगों ने कहा कि हाँ, अब नेशनलिज्म हम में प्रोड्यूस हो गया है, वी कैन सर्वाइव विदाउट ब्रिटिश एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो फिर ये स्टार्ट हुई। तो इसके जो लॉन्ग टर्म बेसिस काजेज़ हैं,
वो थे नेविगेशन एक्ट्स जो ट्रेड पे लगाए जा रहे थे। बेसिक इकोनॉमिक काजेज थे। नेविगेशन एक्ट्स आर वन ऑफ द इकोनॉमिक काज कि ये नेविगेशन जो एक्ट्स लगाए ब्रिटिशर्स ने ऑन कॉलोनिस्ट, ये एक इकोनॉमिक काज है किसका, अमेरिकन रेवोल्यूशन का, और बिगेस्ट काज ही यही है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। अब नेविगेशन एक्ट्स हैं क्या? सीरीज ऑफ लॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉलोनियल ट्रेड। किस तरह से उन्होंने कॉलोनियल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई उनको हम देखेंगे। एक्ट्स इन्फ्लेम्ड हॉस्टिलिटीज सिग्निफिकेंट इवेंट लीडिंग अप टू रेवोल्यूशन। तो इन्हीं एक्ट्स की वजह से हॉस्टिलिटीज प्रोड्यूस हुई अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द हार्ट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। तो इससे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन मर्केंटलिज्म। किस पे डिपेंड करती थी? मर्केंटलिज्म पे। मर्केंटलिज्म क्या है? ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है दैट इनकरेज गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी फॉर द पर्पज ऑफ इनहेंसिंग स्टेट पावर। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कॉलोनी इन्होंने सेटअप की हैं इन अमेरिका, ये इनकी सिर्फ इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज़ करने के लिए या स्टेट पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। वो उनकी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो डिफरेंट एक्ट्स जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए जिनकी वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो उन तमाम एक्ट्स को हम वन बाय वन हिस्ट्री वाइज जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये काम 2 फेजेज़ में हुआ। एक फ़ेज़ को हम आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज़, इससे के वीडियो लेंथी ना हो जाए, तो सेकंड फेज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वॉज 1651 एक्ट। British Parliament declared that only England ships allowed to bring goods into England and prevented the colonies trade with other European countries। क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास कर दिया। अब एक्ट्स क्या होते हैं? अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी कर चुके हैं, आपने पाकिस्तान अफेयर्स की वीडियोस देखी हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट्स थे 1919 का, 1918 का। तो ये एक तरह से एक्ट्स जो हैं वो एक तरह से लेजिस्लेशन होती है जो कि इम्पोज कर दी जाती है ऑन द पीपल के अब इस तरह से लेजिस्लेशन हो गई है, इस तरह से काम किया जाएगा। तो ये भी इसी तरह से एक एक्ट था जिसने ये क्या किया कि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट को इस चीज़ से स्टॉप कर दिया कि सिर्फ इंग्लैंड शिप्स ही आपसे चीज़ें लेकर जा सकती हैं और वही इंग्लैंड में लेके जाएंगी, और कॉलोनीज़ को रोक दिया कि आप दूसरी किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ सेल्फ ट्रेड नहीं करेंगे। यानी उनकी सेल्फ पावर जो है उसको ख़त्म करने की, उसको कर्ब करने की कोशिश की किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया बहुत ज़्यादा कि चीज़ें लेके वहाँ जानी है और लेके आनी है, तो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए। दूसरा एक्ट पास किया, इनोमरेटेड कमोडिटीज़ एक्ट। ये शुगर, टोबैको, कॉटन जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थी उनको कहा कि ये सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करेंगे आप। और 1722 में इन लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक्सपेंड कर दिया कि इसके अलावा और भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शामिल कर दिया इसमें कि आप इसको सिर्फ इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंग्लैंड आगे जिसको चाहे एक्सपोर्ट करे, उसके अलावा आप ये चीज़ जो एक्सपोर्ट किसी और को नहीं कर सकते। तो ये बैन लगा दिया उन पर, जिससे अब जितने दामों में इंग्लैंड ख़रीदना चाहता था उतने में ख़रीद लेता, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। उसके बाद स्टेपल एक्ट 1663, आल ट्रेन टू इंग्लैंड कॉलोनीज विया इंग्लैंड एंड रीशिप्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कि इंग्लैंड की अगर कोई और भी कॉलोनीज़ को ट्रेड करनी है, जैसे सब कॉन्टिनेंट इंडिया वाज आल्सो है इंग्लैंड इंग्लिश कॉलोनी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उनको भी आपने करनी है ट्रेड तो वो इंग्लैंड के थ्रू ही होगी और रीशिप्ड होगी आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कि ड्यूटीज़ आप पे करेंगे सारी की सारी वहाँ पर। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था कि इनको कॉलोनिस्ट को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जा रहा था? इंग्लैंड के पास। मतलब मेहनत सारी की सारी कॉलोनिस्ट की, और उससे फ़ायदा कौन उठा रहा था? सारे के सारे ब्रिटिशर्स बेनिफिट उठा रहे थे। तो रिजेंटमेंट तो पैदा होनी ही थी इन द हार्ट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। अब ये जो एक्ट्स थे ये अफेक्ट कर रहे थे ट्रेड को। सो कॉलोनिस्ट गॉट अराउंड दिस लॉज बाय स्मगलिंग। तो तब उस टाइम पे ये एक्ट्स इतनी इनकी इन्फोर्समेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो कॉलोनिस्ट क्या करने लगे? स्मगलिंग करने लगे, मतलब बिना बताए इंग्लैंड को, तो जो स्मगलिंग के थ्रू बाकी यूरोपियन पावर्स को भी अपनी चीज़ें बेचते रहे। लेकिन 7 ईयर्स वार के बाद, जो 7 ईयर्स वार हुई जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की, उसके बाद ये इन्फोर्समेंट उन्होंने क्या कर दी? स्ट्रिक्ट, कि अब स्मगलिंग भी नहीं हो सकती थी। इस तरह से उन्होंने इस पे एक्ट लगाए कि अब जो स्मगलिंग के थ्रू जो कुछ प्रॉफिट कमा रहे थे कॉलोनिस्ट, अब वो उनका बंद हो गया। न्यू रेवेन्यूज़ और न्यू रेगुलेशंस जो 7 ईयर्स वॉर के बाद लगी, वो थी फर्स्ट शुगर एक्ट 1764, जिसको रेवेन्यू एक्ट 1764 भी कहा जाता है। इसने क्या कहा? जो लग्जरी आइटम्स थे और जो शुगर थी उस पर ड्यूटीज़ लगा दी। कंपेनियन लॉ एक लगा दिया इसके साथ ही, किस लिए? ताकि स्मगलिंग ना हो। कंपेनियन लॉ वाज फॉर स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ नेविगेशन एक्ट्स, के जितने भी नेविगेशन एक्ट्स लगाए गए हैं उनकी स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट करवाई जाए ताकि स्मगलिंग को हार्डर बना दिया जाए, ख़त्म करवा दिया जाए।
तो इस चीज़ ने वो काम जो पहले कॉलोनिस्ट कर रहे थे खामोशी से कि हाँ चलो स्मगलिंग के थ्रू हम कुछ बेनिफिट हासिल कर लेंगे, वो अब ख़त्म हो गया। तो जो है वो फिर कॉलोनिस्ट के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। नेक्स्ट एक्ट लगाया गया वो था क्वार्टरिंग एक्ट 1765, जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स के जितने भी सोल्जर्स कॉलोनीज़ में मौजूद हैं, तो कोई भी कॉलोनिस्ट के पास अगर कोई भी सोल्जर जाएगा तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे फूड भी और शेल्टर भी, रहने के लिए जगह भी देंगे, और साथ में क्या करेंगे उनको फूड भी प्रोवाइड करेंगे फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। उनको ये कंपेल कर दिया गया इस चीज़ के लिए कि वो फूड भी देंगे और जगह भी देंगे रहने के लिए, किसको, ब्रिटिश सोल्जर्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात थी कॉलोनिस्ट के लिए। उसके बाद स्टैम्प एक्ट 1765, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट प्रोड्यूस करने वाला एक्ट था जो 1765 में लगाया गया कि ऑल इलीगल डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर, जिससे एक्चुअली रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई कि जितने भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, ये सब कुछ, उन पर एक स्टैम्प लगाई जाएगी, और वो स्टैम्प किसकी होगी, ब्रिटिशर्स की, और वो स्टैम्प फ्री नहीं होगी, राइट, लाइसेंसेस या पम्फलेट सब पर लगेगी, और वो स्टैम्प फ्री नहीं होगी। उसके लिए हर बार जिस न्यूज़पेपर ने कोई न्यूज़ छापना है, अगर कोई लाइसेंस है, कोई पम्फलेट है, तो हर बार स्टैम्प पे करके, उनको ड्यूटी पे करके वो स्टैम्प लगवानी पड़ेगी। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्फ्uriated कर दिया कॉलोनिस्ट को कि कॉलोनिस्ट ने बाइकआउट कर दिया ब्रिटिश गुड्स का। ये किस तरह से किया, इसकी पूरी डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। इसी एक्ट के अगेंस्ट कॉलोनियल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इसको, ये स्टैम्प एक्ट को सब ने डिनाई किया, सब ने अपोज किया, लॉयर्स ने, मर्चेंट्स ने, एडिटर्स ने, लेजिस्लेचर्स ने, टीचर्स ने, सब ने, बिकॉज सब इससे अफेक्ट हो रहे थे इन कॉलोनी के। स्टैम्प तो सबको ही खरीदनी पड़ेगी, तो स्टैम्प एक्ट कांग्रेस एक बनी इसी के अगेंस्ट। 9 स्टेट्स ने, 13 में से 9 स्टेट्स ने डेलीगेट सेंड किए न्यूयॉर्क में इन रिस्पॉन्स टू कॉल बाय मैसाचुसेट्स कॉलोनी के जो गवर्नर थे उन्होंने कॉल दी कि आए हम सब मिलकर कांग्रेस बनाते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो उस पर सब ने अमल किया। कांग्रेस ने पब्लिश किया फिर एक डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंट पिटिशंस टू किंग, लॉर्ड्स एंड कॉमन्स इन इंग्लैंड के जो लॉर्ड्स थे, अपर हाउस के जो थे और लोअर हाउस के जो मेंबर्स थे, उन सबको पिटिशन सेंड की, डेक्लेरेशन ऑफ राइट सेंड किया, और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और डेक्लेरेशन ऑफ राइट में एक ही चीज़ थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे हम कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेंगे। जो इसी वजह से जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो सबसे बड़ी रीज़न अमेरिकन रेवोल्यूशन की, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, वो ये थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कॉलोनिस्ट की इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, के ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी मेंबर शामिल नहीं किया। सन्स ऑफ लिबर्टी स्टैम्प एक्ट के अगेंस्ट ही स्टार्ट किया गया था। ये फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टैम्प एक्ट। ये एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको सैमुअल एडम्स लीड कर रहे थे। इसमें क्या था कि सैमुअल एडम्स ने तमाम लोगों को इस चीज़ के लिए अग्री किया, इस बात को एडवोकेट किया कि ब्रिटिश गुड्स का और उनके साथ ट्रेड पे क्या कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए, उसको बैन कर दिया जाए। स्लोगन क्या था सन्स ऑफ लिबर्टी का, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड नो स्टैम्प्स। तो लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लाइक जॉन लॉक ने जो आइडिया दिया था, जैसे तो ये इनलाइटनमेंट थी कि लिबर्टी, प्रॉपर्टी और कोई भी स्टैम्प्स हम नहीं खरीदेंगे। तो इनकी वजह से, सन्स ऑफ लिबर्टी की वजह से और ब्रिटिश बाइकआउट गुड्स के साथ बाइकआउट करने की वजह से, ये जो एडवोकेशन की वजह से सन्स ऑफ लिबर्टी की टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स एंड ट्रेड विद ब्रिटेन, इस चीज़ ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस चीज़ पे मजबूर कर दिया कि वो इस एक्ट को रिपील कर दें, इस एक्ट को ख़त्म कर दें। तो फिर ये स्टैम्प एक्ट जो है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से रिपील कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। Next was Declaratory Act. This act asserted that Parliament had the right to tax and make laws for the colony. Okay, उन्होंने स्टैम्प एक्ट को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ में एक और एक्ट उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जिसका नाम था डेक्लरेटरी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी किस्म का टैक्स लगा सकती है और किसी भी किस्म का लॉ बना सकती है फॉर द कॉलोनीज़। तो ये तो फिर स्टैम्प एक्ट से भी ज़्यादा डेंजरस हो गया कि अब कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट अगर वो बनाएंगे तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। तो वन पैराग्राफ ऑफ एक्ट जो आया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें ये मेंशन था, सेड कॉलोनीज एंड प्लांटेशन इन अमेरिका हैव बीन आर एंड ऑफ राइट आउट टू बी सबऑर्डिनेट इनटू एंड डिपेंडेंट अपॉन इंपीरियल क्राउन एंड पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि ये सारे के सारे राइट
इम्पेरियल क्राउन और पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पर डिपेंड करेंगी तमाम की तमाम कॉलोनीज़, और जो भी प्लांटेशन होगी कॉलोनीज़ के अंदर या जो भी राइट है वो सारा का सारा किसके पास होगा, पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और इम्पेरियल क्राउन के पास। इसने और ज़्यादा इन्फेरिएट कर दिया कॉलोनिस्ट को। और उसके बाद सेकंड फेज़ में जो एक्ट्स और लगाए गए फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट और फ्रॉम द इम्पीरियल क्राउन, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो स्टार्ट हुई उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।